नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है चौथा पड़ाव। मैं सुबह अलसाई मन से सोकर उठी क्योंकि आज मेरे रिटायरमेंट का पहला दिन था और मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल जाने की जल्दी नहीं थी। इसलिए मेरा मन भी बहुत प्रफुल्लित था। अन्य दिनों के विपरीत जल्दी जल्दी चाय बनाने की अपेक्षा मैं अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। रात भर बरसात होने के कारण अमलतास और रात की रानी के पैरों से पानी टपक रहा था और उनके फूल जमीन पर बिखरे हुए थे। दूर दूर तक सड़कें नहाई हुई लग रही थी। बौछार के साथ ठंडी ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाट मन को पुलकित कर रही थी। इस दृश्य की अनुभूति मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि 10 साल पहले इस मकान में आने के बाद जितनी फुर्सत से आज इसका अवलोकन कर रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं कर सकी। स्कूल की नौकरी और बेटे समर के पालन पोषण में घड़ी की सुइयों के अनुसार जीवन बीत रहा था। दृश्य देखने में इतनी खो गई थी कि मेरे पति सुनील के पुकारने की आवाज़ भी मेरे कानों से टकराकर लौट गई थी। हमेशा की तरह वे मुझे ढूंढते हुए बालकनी में आ पहुंचे और बोले, क्यों भाई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? कल तक तो सुबह की चाय मैं ही तुम्हें बनाकर देता था। आज तो तुम भी मेरी तरह रिटायर हो, आज तुम चाय बनाओगी, ठीक है। सच में तुमने यदि सहयोग नहीं दिया होता तो मेरे लिए नौकरी करना बहुत कठिन था। अब सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, लेकिन सुबह 5 बजे नहीं, 7 बजे। नो रूटीन, कभी थोड़ा जल्दी तो कभी थोड़ा लेट चलेगा। मैं रूटीन से थक गई हूँ। हाँ ठीक है, रिटायरमेंट का समय मिलता ही है अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए। नो वर्क प्रेशर। इतना कहकर उन्होंने अपनी हथेली फैला दी और मैंने भी उस पर अपनी हथेली जोर से रखते हुए डन कहा और हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। मैं 2 प्याली चाय बनाकर बालकनी में लाई और सुनील को, जो डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे, आवाज़ देकर बुलाया और बोली, अब हम सुबह की चाय बालकनी में ही लेंगे। वे मुस्कुराते हुए बैठ गए। मैं जल्दी से उठकर अखबार उठा लाई और सोचने लगी कि इस बालकनी में, जिसमें अभी तक बेतरतीबी से घर का फालतू सामान रखा था, उसे हटाकर बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ और एक मेज रखूँगी और यही बैठकर चाय पिया करेंगे। नौकरी की आपाधापी में कभी यह ख्याल आया ही नहीं था। मुझे याद आया कि स्कूल के लिए जाते समय मैं चाय पीती नहीं थी, बल्कि घुटकती थी, वह भी कभी बैठकर कभी खड़े खड़े होकर। छुट्टी वाले दिन भी घर के अन्य कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि आराम से चाय पीने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने महसूस किया कि बालकनी में चाय पीने का मज़ा ही अलग था। अब चाय घुटकने के स्थान पर उसको चुस्कियों के साथ पीते हुए बाहरी दृश्यों का आनंद लेना, अखबार की खबरों को पढ़ते हुए उस पर चर्चा करना अलौकिक आनंद की अनुभूति दे रहा था, जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। मैंने लिस्ट बनाई कि किस किस से मिलने का मन करता था और अब तक उनसे मिलना टालती रही थी। सबसे पहले मुझे मुंबई में रहने वाली अपनी बचपन की सखी पूनम का ख्याल आया। उससे 4 साल पहले उसने बेटे के विवाह पर मिली थी और विवाह की व्यवस्था के कारण 3 दिन के अधूरे मन की वापसी आना पड़ा था। मैंने झटपट वहां जाने की घोषणा अपने पति और बेटे समर के सामने कर दी और 1 हफ्ते के बाद ही वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे याद आया कि एक बार जब मेरी माँ बीमार थी, मैं मन मसोस कर रह गई थी, क्योंकि बच्चों के इम्तिहान और अपनी नौकरी के कारण उनको देखने भी नहीं जा पाई थी और वे दुनिया से भी चली गई। कई बार तो घर पर मेहमान रहते थे और मुझे मजबूर होकर स्कूल जाना पड़ता था। उन दिनों की बेचारगी याद करके मेरा मन कसेला हो गया। अभी मुझे पूनम के पास गए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि समर का फ़ोन आया कि उसकी कंपनी उसे बहुत जल्दी लंदन ट्रांसफ़र करना चाहती है। मैंने प्रत्युत्तर में ही खुशी जाहिर की तो वह बोला, मैं जानता था कि आप सुनकर खुश होंगी, जबकि आपका और पापा का अपनी पोती और हमारे बिना रहना काफ़ी कठिन होगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी आरंभ करनी होगी, लेकिन मैं आपको अधिक दिन तक अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। जल्द ही आप दोनों को अपने पास बुला लूँगा। पहले थोड़ा मुझे वहाँ सेटल हो देने दीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ उत्तर देती, फ़ोन कट गया। पूनम के साथ 1 सप्ताह रहकर बहुत आनंद आया। हम दोनों अतीत की यादें ताज़ा करके मानो उसी युग में पहुंच गए थे। समय के बहाव ने हमारी दोस्ती पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा था। संतुष्ट मन से मैं वापस दिल्ली आ गई। समर 1 महीने बाद ही अपने परिवार के साथ लंदन चला गया। एक बार तो उसके जाने से हमें झटका लगा कि अकेले कैसे रहेंगे, लेकिन जल्दी ही हमने अपने आप को संभाल लिया।
उसके साथ रहते हुए कुछ कार्यों के लिए अपने को असमर्थ समझकर उस पर आश्रित रहते थे। उसके जाने के बाद उन्हें स्वयं करने के लिए हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम उसे करने में सक्षम हो गए। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुझे आरंभ से ही पढ़ने की बहुत रुचि थी, जो विवाह के बाद कभी पूरी नहीं कर पाई। अब ऑनलाइन किताबें मंगवाकर पढ़ने में व्यस्त रहने लगी। लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली। वहाँ जाने से पढ़ने का शौक़ तो पूरा होता ही था, बहुत से पढ़ने के शौकीन लोगों से वहीं जान पहचान भी हो गई और पुस्तकों के बारे में उनसे चर्चा करने में जहाँ ज्ञान की वृद्धि होती थी, वहीं जान पहचान के लोगों का दायरा भी बढ़ गया था। इंटरनेट पर बहुत से परिचित लोगों से कनेक्टेड होने के अकेलेपन का एहसास भी जैसे समाप्त हो गया था। फिल्मों का शौक़ भी मनचाही फिल्में देखने से पूरा हो रहा था। सबसे मिलने जुलने में और फ़ोन पर लंबी बातें करने में समय कहाँ बीत रहा था पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन के केयर फ्री दिन फिर लौट आ गए थे। किसी ने सही परिभाषा दी है कि प्रौढ़ अवस्था बचपन का पर्याय होता है। समर ने कुछ महीनों बाद ही हमारा वीज़ा प्रोसेस कराना आरंभ कर दिया और जल्द ही हमें अपने पास बुला लिया। उसकी सुखी गृहस्थी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब हमारे साथ रहता था तब मुझे अक्सर चिंता होती थी कि वह हमसे इतना अटैच था कि कभी हमारे बिना रह भी नहीं पाएगा, लेकिन वह यह देखकर कि अकेले रहकर वह बहुत स्वावलंबी हो गया था और दैनिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से हो रहे थे, मैंने महसूस किया कि बच्चों में अपने माता पिता से दूर रहकर ही आत्मनिर्भरता आती है, इसलिए उनसे कुछ समय के लिए दूर ही रहना आवश्यक है। हमें उनके साथ रहते हुए 6 महीने बीत गए तो मुझे इंडिया की याद आने लगी और मैंने समर से जब अपने वापस लौटने की इच्छा बताई तो वह बोला, मम्मा आप लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? दूर रहोगे तो मुझे भी आप लोगों की चिंता रहेगी। मैंने प्रति उत्तर में कहा, नहीं बेटा, तुम हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करो। हमारी वहाँ और यहाँ की जीवन शैली भिन्न होते हुए भी अपनी जगह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और मैं दोनों में से पूर्ण रूप से किसी से भी कटकर नहीं रहना चाहती। यहाँ कुछ महीनों के लिए तुम लोगों के साथ रहकर तुम्हारे जीवनचर्या के अनुसार जिम्मेदारी मुक्त होकर जीने का अलग ही आनंद है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिम्मेदारियों को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए इंडिया में रहकर अपना जीवन अपनी दिनचर्या के अनुसार भी जीना चाहती हूँ। बेटा बुरा मत मानना, मैं यह भी नहीं चाहती हूँ कि हर लड़की की तरह गीता भी अपना घर अपनी इच्छा अनुसार सजाने संवारने का अपना सपना पूरा करे और तुम भी अपने परिवार की जिम्मेदारी हमारे बिना संभालते हुए अपना जीवन स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार जियो और हमें भी जीने दो। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने दृढ़ स्वर में अपना प्रस्ताव समर के सामने रखा और सुनील ने भी उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी तो उसे मेरी बात अधूरे मन से माननी पड़ी। हम वापस इंडिया आ गए और अपने रूटीन के अनुसार तनाव रहित जीवन जीने लगे। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी टहलने और व्यायाम करने के लिए भरपूर समय मिलता था। मैं सोचती थी कि समर लंदन चला गया तो हमें अकेले रहने का मौका मिला, लेकिन इंडिया में एक शहर में रहते हुए भी बेटा बहू से अलग रहा जाए तो क्या बुराई है, जिसके लिए समाज की प्रतिक्रिया तो नकारात्मक ही होगी। जब समय के बदलाव के अनुसार ज़रूरत है हमें हमारी सोच बदलने की, क्योंकि अब बच्चों की और प्रौढ़ लोगों की जीवन शैली में इतना अंतर आ गया है कि दोनों को ही साथ रहने में असुविधा होती है। हर उम्र के हर एक को अपने निजी जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए स्वतंत्रता चाहिए होती है, जो साथ रहकर नहीं मिलती। इसका दूसरा सकारात्मक परिणाम यह है कि दोनों पीढ़ियों के पास 2 घर हो जाते हैं और जब भी बदलाव का मन हो तो एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं और बच्चे भी आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी संभालना सीख जाते हैं। मुझे याद आया कि जब मेरे रिटायर होने में कुछ महीने ही शेष रह गए थे तब मेरी कलीग मिसेज पारिक बोली, मैं भी अगले साल रिटायर हो जाऊंगी। आपके साथ तो आपका बेटा रहता है, इसलिए आपको घर में अकेलापन नहीं लगेगा। मेरी तो एक ही बेटी है, उसकी भी शादी हो गई, मैं अकेले कैसे रहूंगी? मैंने उनको जवाब दिया था, हमारे उम्र के इस पड़ाव तक आते आते बेटा हो या बेटी दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। बेटी विवाह के कारण दूर हो जाती है तो बेटा भी नौकरी के कारण हमसे दूर जा सकता है।
यह सब स्वाभाविक है, ऐसा तो कभी ना कभी होना ही है। यह जानते हुए भी कि हम अपने को खुश रखने के लिए अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद का समय हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए आत्मनिर्भर रहकर अपने को खुश रखने के अन्य रास्ते तलाशने चाहिए। अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का सुनहरा मौका रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। वह हम बिना किसी पर आश्रित रहकर ही पूरा कर सकते हैं। उन्हें मेरी बातें व्यवहारिक ना लगकर मात्र उपदेश लगी। प्रत्युत्तर में बोली, ठीक है, आपका वह समय भी जल्दी ही आने वाला है, तब देखूंगी। और अब वह समय आ ही गया। मेरे इंडिया पहुंचने पर वे मुझसे मिलने आई और मेरे चेहरे की चमक देखकर हतप्रभा होकर बोली, मैं तो समझी अब तुम वहीं रहोगी। तो मैं भी उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, देखो, जो मैं कह रही थी उसे मैंने सच कर दिखाया। मैं यहाँ अकेले बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे नए पंख उग गए हैं और मैं जहाँ चाहूँ उड़ सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वे बोली, सच में मैंने तो हमेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद बीमारियों का रोना रोते ही देखा है। आपसे मिलकर मुझे इस उम्र को जीने की कला सीखने को मिली है। आपका बहुत धन्यवाद। वास्तव में ऐसे लोगों का शरीर बीमार नहीं होता, उनकी सोच बीमार होती है। वे अपने को बूढ़ा सोचकर अपने को असहाय और अक्षम मान लेते हैं और अपने शेष जीवन को जीने का एकमात्र उद्देश्य मृत्यु की प्रतीक्षा करना ही समझने लगते हैं। उनकी इस नकारात्मक सोच का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है। उम्र के अनुसार शरीर पर बाहरी बदलाव तो आता ही है, लेकिन हमारी सोच हमारी बढ़ती उम्र के प्रति सकारात्मक हो तो उसका प्रभाव हमारे मन पर कभी नहीं पड़ता। मन हमेशा उमंग से भरा होना चाहिए। उम्र को अपने मन पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। और यह कला मुझे अभी अपने आप नहीं आई, मैंने भी किताबें पढ़कर सीखी है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हो तो अपने मस्तिष्क पर आए विचारों को भी नियंत्रित कर लेते हो, और जब तुम अपने मस्तिष्क पे आए विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेते हो। इस बात पर प्रभाव मुझ पर जीवन पर्यंत रहा और मेरी जीवन के प्रति सोच ही भी नकारात्मक हो गई। मेरी बात सुनकर मिसेस पारिक के चेहरे की प्रतिक्रिया ऐसे लग रही थी जैसे कि मैंने जीवन के चौथे पड़ाव को खुशी से जीने की कला भी उन्हें सिखा दी हो। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।